Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team. This is the 14th video in this series in which we are doing all the topics from Aditya Bhaiya's list of topics, क्योंकि ये वो topics हैं जो कि नीट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन टॉपिक से. तो अगर हम इनकी थ्योरी कर लें, इनके कुछ क्वेश्चंस हैं ना, दे आर वेरी इजी टू डू ऑनेस्टली. तो अगर हम इतना कर लेते हैं और कुछ तुम अपने एंड से एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट अ स्कोर ऑफ 150+ इन नीट फिजिक्स. ओके तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन ग्राफ्स. ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में बहुत सारे ग्राफ बनते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ पे बनते हैं, वी पे बनते हैं. तो ये वाले ग्राफ और इसमें क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं लिटरली. तो हम आज के टॉपिक में बस वो सारे ग्राफ्स करेंगे एंड दे आर वेरी इजी. तुम्हें बस याद रखने, एक पेज लेना और उसमें सारे लिख लेना, ठीक है, साथ साथ, बस और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है. यू विल बी डन विद अ टॉपिक जो कि पूछा जाता है. 10 नंबर्स आते हैं, ठीक है, 10 नहीं 8 नंबर्स. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक ग्रेविटेशन ग्राफ्स. ठीक है, सबसे पहले है फॉर फील्ड स्ट्रेंथ. फील्ड स्ट्रेंथ ई से डिनोट करते थे हम लोग, ठीक है. Gm/r² होता है पॉइंट मास के लिए. अब ना ये इनके ना अलग अलग केसेस बनते हैं. पॉइंट मास के लिए देखो, ये पॉइंट मास के लिए है, ये है यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के लिए. अब है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर के लिए जो कि हम अर्थ को मानते हैं. तो अर्थ वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, सॉलिड स्फेयर का वो करके, ठीक है. तो ऐसे करके ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग. तो मतलब इनके अलग अलग केसेस बनते हैं, बाकी होती है चीज़ सेम ही है, फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है. तो बस इन्हीं के ग्राफ्स देखने हैं. सबसे पहले देखेंगे पॉइंट मास के लिए. पॉइंट मास के लिए ई का वैल्यू होती है Gm/r², ठीक है. तो Gm/r², जी कांस्टेंट, m कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये m बड़ा मास है. पॉइंट मास तो वो है जो छोटी चीज़ है, m इज़ द मास जिसके हम लोग रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं. तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर. तो ये हाइपरबॉलिक कर्व बनेगा. हाइपरबॉलिक कर्व कब बनता है, जब E प्रोपोर्शनल टू r होता है या फिर होता है r² के. दोनों केसेस में हाइपरबॉलिक ही बनता है, बस थोड़ा उसके डिफरेंस होता है. पर यहाँ पे तो एक ही कंडीशन है, तो बस ऐसे ही बनेगा हाइपरबॉलिक कर्व, ठीक है, याद रह जाएगा ये. उसके बाद हम देखेंगे यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के लिए. शेल के अंदर में ना E की वैल्यू 0 होती है, याद रखना, ठीक है. अंदर में E की वैल्यू 0 है. सरफेस पे E की वैल्यू यही है Gm/r². पर यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, जो मतलब रेडियस है उसका, ठीक है, शेल का, ठीक है. और बाहर में क्या है, Gm/r², ये वाली वापस आ जाती है, ठीक है, इजी. अंदर 0, सरफेस पे Gm/r² ही है, बट सरफेस पे R की वैल्यू क्या है, कैपिटल R है, राइट. तो बस ये यहाँ पे लिख दिया और बाद में Gm/r². तो अंदर तो 0 है, यानी कि कोई E की वैल्यू हम बनाएंगे ही नहीं इसको अंदर की तरफ. लेकिन जैसे ही सरफेस पे R की वैल्यू R पहुँची तो सबसे ज़्यादा Gm/r², क्योंकि तुम क्या देख रहे हो कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के स्क्वायर के. मतलब R थोड़ा सा भी बढ़ता है तो E की वैल्यू कम हो जाती है, तो ये आगे कम ही होगी. सबसे मिनिमम R जो हो सकता है वो है रेडियस. तो यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर नीचे चली गई, हाइपरबोलिक कर्व बन गया, ठीक है, ईजी. ये बस ऐसे था. ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जाके हुआ जहाँ पे R की वैल्यू क्या थी, कैपिटल R, रेडियस के बराबर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू Gm/r² थी. बाकी वैल्यूज़ तो सेम ही चल रही हैं अभी तक, ठीक है. ओके अब देखते हैं यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर के लिए. यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर जो कि हमारे प्लैनेट्स अर्थ हैं, ठीक है. अंदर में क्या होती है, इनकी होती है E = Gm/r³ कैपिटल R³ इंटू R. यहाँ पे उल्टा होता है, E प्रोपोर्शनल टू R आ जाता है. प्रोपोर्शनल में कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है ना. यहाँ पे पहले स्ट्रेट लाइन बनता है, फिर सेम चीज़ फॉलो होती है, Gm/r² सरफेस पे, आउटसाइड Gm/r². और सेंटर पे E की वैल्यू कितनी होती है, 0, क्योंकि सेंटर पे डिस्टेंस क्या है, 0 है, तो E की वैल्यू 0 हो जाती है. बस ये याद रखना है, ठीक है. ओके डन. इनसाइड में जैसे कि हमारे शेल में 0 होती थी, यहाँ पे 0 नहीं होती है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल होती है. ये बहुत पूछा जाता है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इनसाइड यहाँ पे प्रोपोर्शनल है R के, देन यहाँ पे Gm/r² एंड देन अगेन इन्वर्स रिलेशन जो फॉलो हो रहा था वही होगा, ठीक है. एंड एट सेंटर E = 0. ओके तो अब हम लोग देखते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ठीक है. अब एक रिंग की बात होगी, तो रिंग में ना ये वाला ग्राफ बनता है. तुम इसे याद कर लो, बिल्कुल ही रिंग में ऐसा ग्राफ, ऐसे पहाड़ वाला, जो भी याद रखना है बट रखो, ठीक है इसको. और इसके जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ना, वो आती है x = r/√2 पे, ठीक है. तो अगर ये नॉर्मल फॉर्मूला का क्या होता है, Gmx/r² + x² की पावर 3/2. Gmx/r² + x² होल पावर 3/2. पावर और ये बिल्कुल एकदम रटा होना चाहिए फॉर्मूला ये वाला. Gmx/r² + x² की पावर 3/2. अब E मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब आ रही है, r/√2 की वैल्यू पे x की. इसको सॉल्व करेंगे, तुम कर लेना, और आ जाती है 2Gm/3√3r. इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, याद रखने की ज़रूरत है ये कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है तो E मैक्स कब आता है, R किस x की वैल्यू पे, r/√2 पे, ठीक है.
तो ये इसकी वैल्यू आती है, ई मिनिमम तो ज़ीरो ही हो सकता है। जहाँ पे क्या है, आर है इसका रेडियस, और एक्स से जो डिस्टेंस है ना सेंटर से जहाँ पे भी हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो वाला डिस्टेंस एक्स होता है बेसिकली हमारा। ई मैक्स की वैल्यू 2gm/3√3r, कौन से एक्स की वैल्यू पे आती है, r/√2 पे। बस इतना याद रखना है। तो हमारा देखो हो गया, हमने फील्ड स्ट्रेंथ के सारे ग्राफ कर लिए। क्या क्या करा हमने, पहले ई वाला किया, पहले हमने किया पॉइंट मास के लिए। पॉइंट मास के लिए जस्ट सेम रिलेशन है, ई = gm/r²। अब अगर स्फेरिकल शेल होता है तो अंदर उसके ज़ीरो होती है, बाद में सेम ही है। अगर हमारे सॉलिड स्फीयर होते हैं जैसे कि अर्थ है तो पहले प्रोपोर्शनल ग्राफ बनता है, उसके बाद सेम ही ग्राफ फॉलो होता है, ठीक है। और जब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा सा बनता है और इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है r/√2 पे। बस इतना याद रखो, हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखते हैं पोटेंशियल के ग्राफ्स देखेंगे, ठीक है। पोटेंशियल ना नेगेटिव होता है, ठीक है, तो इसका ग्राफ नेगेटिव इसमें बनता है, नेगेटिव में, तो ये याद रखना, ठीक है। v = -gm/r होता है, -g छोटा m/r। तो v माइनस इन्फाइनाइट से r टेंड्स टू 0 और 0 होता है एज r टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब इतना इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये याद रखो कि -gm/r है तो v प्रोपोर्शनल है 1/r नेगेटिव के, तो नीचे वाला मतलब हाइपरबोला बनता है। और तो इतना देखो, देख लो इसको, तो मेमोरी बना लो। इस पॉइंट टाइम पर तो इतना समझ नहीं सकते, बट हाँ ये रख लो कि नेगेटिव में बनेगा तो ऊपर नहीं बनेगा, नीचे बनेगा, बस, ठीक है। अब पहले हो गया पॉइंट मास के लिए, ठीक है, पॉइंट मास कर लिया। अब देखते हैं स्फेरिकल शेल के लिए। इन साइड में v की वैल्यू कितनी होती है, -gm/r। मतलब इसका ना अलग चीज़ होती है, जैसे हमने बोला ना कि स्फेरिकल शेल में अंदर की तरफ e तो ज़ीरो हो जाता है पर v कांस्टेंट रहता है। अब v कांस्टेंट होता है तभी e ज़ीरो होता है। ये तुम बात रिलेट कर पाओगे अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा हो, यही चैप्टर पढ़ा हो, है ना, उससे उसका आएगा। -dv/dr होता है e, इसलिए अगर v कांस्टेंट है तो e की वैल्यू अपने आप ज़ीरो हो जाती है, वो कह रही हूँ मैं। ओके, तो स्फेरिकल शेल में इनसाइड में v की वैल्यू -gm/r है, कांस्टेंट है अंदर की तरफ पूरी, ठीक है, -gm/r। और आउटसाइड में फिर से वही वाला ग्राफ आ जाएगा -gm/r वाला, ठीक है। बस यही चीज़ है तुम्हारे पास। ये सबसे ज़्यादा मतलब कि r की वैल्यू यहाँ पे सबसे मिनिमम हो सकती है, तो ये एक्चुअली की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऐसे कम हो जाएगी, ठीक है। अब हो गया पॉइंट मास के लिए इतना था, जब स्फेरिकल आ गया तो इतना हो गया। सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का केस बहुत ही अनोखा होता है एक तरीके से। वी के केस में हमने, ई के केस में तो याद कर लिया कि सॉलिड स्फीयर जब भी आएगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब सॉलिड स्फीयर में पोटेंशियल का देखते हैं। इनसाइड क्या होता है, सेंटर पे, सरफेस पे, आउटसाइड पे, चार अलग अलग चीज़ें हैं। इनसाइड में क्या है, v = -gm/r³ है ये, ठीक है, और 3/2 r² -1/2 r²। v = -gm/r³, 3/2 r² यानी कि 1.5 r² -0.5 r²। पर इनकी r की वैल्यू अलग अलग है, ये रेडियस है और छोटा वाला r है, और यहाँ पे r का क्यूब है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, राइट। इतना कुछ पूछते नहीं है इसमें, याद कर लो, पर दे आर नॉट मोस्टली आस्क्ड। सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे बेसिकली तुमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू ज़ीरो कर दी तो हो जाता है -3/2 gm/r, ठीक है। सरफेस पे बाकी वो चीज़ सेम आ जाती है, सरफेस पे -gm/r और आउटसाइड -gm/r। तुम्हें सरफेस और आउटसाइड तो हमेशा याद ही होगा कि ई वाले केस में gm/r² कर देना, इसके केस में gm/r कर देना, -gm/r। सेंटर पे अलग है और इसकी इनसाइड की वैल्यू अलग है, तो ना अंदर में इसका पैराबोला बनता है, ठीक है, r² के प्रोपोर्शन तो पैराबोला बनता है। और जब बाद में जाते हैं तो बाद में वापस से -1/r वाला ही आ गया रिलेशन, तो हाइपरबोलिक हो जाता है। हाइपरबोलिक कब कब बनता है, जब जो हमारा y एक्सिस है और जो x एक्सिस है उसके बीच में रिलेशन 1/x है या फिर 1/x² है, तो इन दोनों केसेस में हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। और पैराबोलिक जब बनता है जब ऐसा होता है कुछ रिलेशन, या फिर -x² कुछ भी हो सकता है, पर ऐसा अगर रिलेशन होता है तो बनता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा बना है, यहाँ पे नेगेटिव है तो नीचे की तरफ पैराबोलिक, ओके। बाकी ये मत पढ़ो कि अब ऐसे बन रहा है, ऐसा क्यों नहीं बन रहा, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ये पैराबोलिक है, ये हाइपरबोलिक है। यहाँ पे r की वैल्यू r से कम है, मतलब कि इनसाइड द स्फीयर है, और यहाँ पे आउटसाइड चले गए हैं, ठीक है। अब और पता है यहाँ पे ना जो v सेंटर पे होता है वो होता है -1.5 gm/r, ठीक है। 2/3 कितना होता है, -1.5 gm/r। और यहाँ पे होता है सरफेस पे कितना होता है, -gm/r, ठीक है। सेंटर पे 1.5 टाइम्स होता है, सेंटर पे v की वैल्यू 1.5 टाइम्स होती है सरफेस के, ये चीज़ याद रख लेना आप, ठीक है। v सेंटर = 1.5 टाइम्स ऑफ vs। 2/3 कितना होता है, 1.5, राइट। और ये क्या है, vs, इजी, ओके। ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग हमने हमेशा से 4 केस किए हैं,
पॉइंट मास, स्फेरिकल शेल, सॉलिड स्फीयर, पैराबोला, फिर हाइपरबोला, और फिर है रिंग, है ना, एक्सिस ऑफ अ रिंग। तो एक्सिस ऑफ अ रिंग पे ये याद रखना, v इज इक्वल टू माइनस जी एम अंडर रूट, v इज इक्वल टू माइनस जी एम अंडर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस जी एम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेंटर पे x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो ये हो जाता है माइनस जी एम बाई आर। बस वही है, सेंटर में माइनस जी एम बाई आर, बाकी ये वाला ऐसे ही कर्व बनता है। ईजी। ओके, सो वी आर डन विद व्हाट, पोटेंशियल हो गया हमारा, फील्ड स्ट्रेंथ हो गई। अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये ऑलरेडी हो चुका है, तो हमारा टॉपिक क्या होता है, जी की वेरिएशन कम हो जाती है ना, जी की वैल्यू, है ना। और कैसे कम होती है, जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, है ना। तो ये ऐसे करके सिंपल सा ग्राफ है, वही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे एच है, मतलब कितनी हाइट पे जा रहे हैं हम अर्थ से, तो वो हो गया। वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, डेप्थ में थोड़ा अलग रिलेशन है, कम दोनों में हो रही है, लेकिन इसमें देखो ऐसा ग्राफ बनता है, और यहाँ पे जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस डी बाई आर होता था, राइट, डी डेप्थ है, तो उसका ऐसा, मतलब यहाँ पे कोई तुम्हें दिख रहा है स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं दिख रहा, तो ये कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है ऐसे करके। ठीक है, बस यही है, इतना कुछ इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये कम पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो मैंने पोटेंशियल वाला बताया और जो फील्ड्स हैं बताया, इसको तो बिल्कुल याद कर लेना, अपने पेज में जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेना, एकदम एक A4 साइज शीट में इसको लिख के रेडी रखना, बिल्कुल टिप्स होने चाहिए तुम्हारे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में सेम ग्राफ बनते हैं, सेम टू सेम बनता है, तो तुम दोनों जगह ये लगा सकते हो। 2 टॉपिक हो रहे हैं एक तरीके से तुम्हारे ये वाले। डेप्थ हो गया ऐसा और हाइट हो गई ऐसी, ईजी। अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी डैश विद हाइट एंड डेप्थ। तो हम बेसिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही जो मैंने बोला ना कि मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जी डैश का ना ग्राफ जो होता है वो बेसिकली हमारे फील्ड स्ट्रेंथ की तरह ही होता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी वैसी होती है। ठीक है, तो बस वही है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल है आर के, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और यहाँ पे जी एम बाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, बस यही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, हद इंपॉर्टेंट है, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। टोटल एनर्जी में तुम्हें 3 चीज़ें ही याद रखनी है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है टोटल एनर्जी, एक होती है टोटल एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो काइनेटिक एनर्जी ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा। एनर्जी नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होते हैं ना वो नेगेटिव ही होते हैं बेसिकली, तो इसलिए ये नेगेटिव है। और इसकी वैल्यू कितनी है, -12 GMM/r। इसकी वैल्यू कितनी है, -GMM/r, और इसकी है 1/2 GMM/r। अब तुम्हें लगा कि क्या है ये, देखो जो E है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, बस इसमें नेगेटिव साइन है ना। ये पूरी चीज़ काइनेटिक एनर्जी है बट इसमें नेगेटिव साइन है, और ये इसका आधा है, ये पूरा है और ये आधा है, यही है ना। इसको कैसे ड्राइव करता है, मतलब दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, और ये इसका कंसेप्ट है। फिर ये तुम्हें एटम्स भी पूछा जाता है, मतलब ये बहुत ही बोर मॉडल वाले उसमें है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको बिल्कुल अभी पढ़ लो कि जो एनर्जी है उसको हमने कैसे निकाला, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी कर दी 1/2 GMM/r, और पोटेंशियल एनर्जी होगी -GMM/r। तो पूरे में से माइनस करेंगे आधा, तो आधा बच जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन बड़ा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, बस यही कर दिया। -1/2 तो तुम्हें क्या रखना है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन एनर्जी का नेगेटिव है, और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का डबल है, बस। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का ज़्यादा नीचे बनता है क्योंकि उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है इन सबसे। एनर्जी की वैल्यू इसकी आधी है लेकिन नेगेटिव है, और इसके बराबर है, ऐसा ग्राफ बनता है, बस तुम्हें ये याद रखना है, हो गया तुम्हारा ख़त्म। बाकी क्वेश्चन तुम ऐसे ही कर लोगे। अब तुम देखना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े फील्ड स्ट्रेंथ के, पॉइंट मास के लिए ऐसे ही हाइपरबोला नॉर्मल, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के लिए अंदर इसकी वैल्यू 0 होती है, बाद में ऐसे ही ग्राफ बन जाता है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी GM/r होती है, कहाँ पे होती है, एकदम सरफेस पे होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऐसे, ये वाला बहुत पूछेगा क्योंकि अर्थ का यही केस बनता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऐसे, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, r/√2 पे, बस। और ये इसका एक्सिस वाला फॉर्मूला है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे क्या कितनी होती है E की वैल्यू। फिर हमारे पास आता है पोटेंशियल के ग्राफ, -GM/r, ऐसे नीचे की तरफ बनेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, पता है ये ऐसे नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐसे होगी, फिर बनेगा। ठीक है, ओके, तो ये बन गया। उसके बाद हम देखते हैं सॉलिड स्फीयर में
पहले नीचे पैराबोला फिर हाइपरबोला। इसमें तुम्हें क्या क्या याद रखना है कि जो सेंटर पे होता है वो 1.5 टाइम होता है सरफेस के, सरफेस और आउटसाइड तो याद ही रहेगा, लेकिन इनसाइड और सेंटर तो बेसिकली याद कर लेना 1.5 टाइम्स होता है जी एम बाहर, वो भी याद रह जाएगा। इसको देख लेना वो फॉर्मूला, ये याद कम ही रहता है बट पता भी नहीं है, बट स्टिल एक बार देख लेना। एक्सिस ऑफ अ रिंग पे ये याद करना -gm अंडर रूट r² + x², ठीक है, और सेंटर पे x की वैल्यू 0, बस यही। हाइट की वजह से देख लो एक बार ऐसे और ऐसे, डेप्थ में थोड़ा स्ट्रेटन बनेगा और बाकी में ऐसा बनेगा, क्योंकि बस बेसिक ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए और कुछ नहीं है। और ये वाला बिल्कुल उसी की तरह फॉलो होता है, ई की तरह हमारा टोटल एनर्जी का मैंने तुम्हें बता दिया अच्छे से, ठीक है। ऑल सेट, आप क्वेश्चन करते हैं। द डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ अर्थ, मतलब कि किसका कर रहे हैं हम लोग, सॉलिड स्फीयर का कर रहे हैं, विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, ये वाला ग्राफ है, बता दिया तुमको ऑलरेडी है ना, -gm/2r, ये वाला फॉर्मूला लगेगा बेसिकली हमारा, ये वाला सॉलिड स्फीयर की वजह से ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ऐसा कोई ग्राफ दिखे तो लगा दो, हाँ ये है पैराबोला हाइपरबोला। ऐसा तो नहीं बनता, ऐसा भी नहीं बनता, ऐसा भी नहीं बनता, ऐसे ही लग रहा है ना बस। ओके, ऐसा क्यों नहीं बन सकता, ऐसा तब बनता है स्फेरिकल शेल होती है तब, अर्थ हमारी शेल नहीं है, सॉलिड स्फीयर है, ऐसा तो पोटेंशियल का बनता ही नहीं है, ऐसे दोनों बनते ही नहीं है, तो ये ख़त्म ही हो गया। ओके, अब देखो एनर्जी का है, द करेक्ट ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट विद डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सेम जो ग्राफ बनाया था। सबसे पहले कैसे एलिमिनेट करेंगे, एनर्जी कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट हट कांस्टेंट थोड़ी रहती है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऊपर होनी चाहिए, चलो ठीक है दोनों में ऊपर है, एनर्जी कांस्टेंट हाँ कांस्टेंट नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, तो ये ग्राफ बनता है तुम्हारा बेसिकली। समझ आ रहा है ना, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो तुम ग्राफ वाले क्वेश्चन में बहुत इजीली। कांस्टेंट दिखा, कांस्टेंट दिखा, कांस्टेंट दिखा, हटा दिया, काइनेटिक एनर्जी ऊपर ऊपर, ठीक है, यू नीचे, ई ऐसे, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। Which one of the following graph represent correctly the variation of the gravitation field I with distance r from the center of a spherical shell of mass m, center of a spherical shell, और क्या बताना है ग्रेविटेशनल फील्ड का, आई बेसिकली इंटेंसिटी भी हम कहते थे इसको, है ना, तो फील्ड का बताना है स्फेरिकल शेल से, याद किया था तुमने, अंदर में 0 होती है, क्या कांस्टेंट होता है, वी कांस्टेंट होता है। अगर ये ऐसा होता है ना, जो कि है नहीं इसमें, बट ये ऐसा होता तो ये वी का होता, पर ये ऐसा है जिसमें नहीं है, पीछे अंदर 0 होती है, मैक्सिमम होती है एकदम सेंटर पे, और वैसे फिर घटती जाती है, ये वाला ग्राफ होगा। ऐसा तो होगा ही नहीं, अंदर होती ही नहीं, अंदर होती ही नहीं, अंदर होती ही नहीं। डन, ये तब बनता है सॉलिड स्फीयर के केस में, ऐसा तो कभी बनता ही नहीं है, ठीक है, ईजी। तो 14 का है, चलो पी वाई के देखो। डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी वही ई आर अर्थ का, ये बताया अर्थ क्या है, सॉलिड स्फीयर है, कितनी बार बता दिया ये ऐसा। अब तुम यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये वाला है और ये वाला है, अब तुम कौन सा करोगे, ग्रेविटेशन फील्ड ई का विद अर्थ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय, तो बेसिकली ये ना नेगेटिव होती है, तो इसको ऐसे नीचे बनाना है, बस यही है डिफरेंस इसमें। ये वाला गलत हो जाएगा इसमें, और ये वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये मतलब इक्वल है एक तरीके से, इन्होंने बड़े क्लोजली रिलेटेड ग्राफ दिए हैं। हाँ, ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पे भी कर्व है, तो कर्व नहीं होना चाहिए, पहले स्ट्रेट होना चाहिए फिर ऐसे होना चाहिए, ठीक है, और ये नेगेटिव नीचे की तरफ होना चाहिए बेसिकली हमारा ग्रेविटेशन फील्ड, ठीक है, इसलिए ऐसा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ऑन अ पार्टिकुलर डिस्टेंस आर ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। बेसिकली क्या है, फील्ड है हमारी एट अ डिस्टेंस आर की, थिन स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल में क्या होता था हमारा फील्ड का, अंदर में 0 होती थी, बाद में, मतलब ये वाला क्वेश्चन है तो ऊपर वाला ही है, यही वाला, तो 2012 का PYQ है बस, ठीक है। ये वाला तुम्हें थोड़ा डाउट हो सकता है, पर ई की वैल्यू ना नेगेटिव होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड ई ऑफ अर्थ डिस्टेंस आर के, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में बनता है। ई इज़ अ वेक्टर, वी तो चलो पोटेंशियल हमारा स्केलर है तो उसका नेगेटिव ही बनेगा क्योंकि उसकी वैल्यू ही नेगेटिव है, बट ई की जो वैल्यू होती है ना उसका भी ऐसे उल्टा ग्राफ बनता है इन केस ऑफ अर्थ, ठीक है, पोटेंशियल वाले केस में, फील्ड वाले केस में। चलो ठीक है, इसको याद रख लेना, अगर किसी को बहुत एकदम देखना है तो इसको तुम पढ़ भी सकते हो, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड वाली चीज़ को, ठीक है। आई होप वी आर डन विद दिस। तुम्हें कुछ तो याद आ गया होगा, इससे बहुत सारी चीज़ें याद हो गई होगी, पता चलेगा कि मैक्सिमम किससे पूछ जाते हैं, स्फेरिकल शेल, रेडियस, मतलब सॉरी अर्थ का जो होता है हमारा बेसिकली सॉलिड स्फीयर, बस ये सब पूछे जाते हैं, तो इतना पढ़ लेना तुम्हारा हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।